कि मेरी अना को जो मेरा गुरूर कहते हैं, गरज पड़े तो वही जी हुजूर कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह। मेरी अना को जो मेरा गुरूर कहते हैं, गरज पड़े तो वही जी हुजूर कहते हैं। और कोई तो बात है मुझ में कि मेरे बारे में मेरे रकीब भी कुछ तो ज़रूर कहते हैं। मेरे रकीब भी कुछ तो ज़रूर कहते हैं। पहली बार पहली कविता मुझे लगा एक गीत लिखना है, और उस गीत में मैंने ये मुझे पता है कि मैंने 5 पेज भरे थे, हर पेज पे 2 बंद थे, ऐसे करके एक गीत मैंने वो लिखा था। और ये एक संयोग था कि उसको प्रथम पुरस्कार मिल गया। कि मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझ में। मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझ में। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझ में। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझ में। आज परिस्थितियाँ बदली है, आज कवियत्री सम्मेलन भी होने लगे। अच्छा, बिल्कुल बेशक, और बल्कि इनका चलन ज़्यादा दिन दिन बढ़ता जा रहा है। तो वो सिर्फ कवित्री सम्मेलन होता है या आप लोग भी 8 कवित्रियों के बीच में एक कवि बुला लेती हैं कि ले आओ? नहीं, ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है। अच्छा, बीच में ऐसा भी हुआ था कि कवियत्री सम्मेलन में संचालन करने वाला कवि को बिठा दिया जाता था। तो हमें लगा कि वो भी क्यों, मतलब सारी कवियत्रियों को एक कवि संचालित करता है, इसकी भी क्या ज़रूरत है, जबकि कवियत्रियाँ अपने आप में समर्थ हैं, उनका लेखन इतना समर्थ है। नमस्कार, वीकेंड शो में आपका स्वागत है। हर बार की तरह आज प्राइम टाइम के वक्त हम एक खास मेहमान को आपके साथ लेकर आए हैं। आपका स्वागत है कविता जी, पत्रिका टीवी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत नमस्ते, आदाब। कविता की जब भी बात आती है, आपका नाम भी कविता ही है, और जी, कविता की बात करें तो मैं मंच, जब से मैं दूरदर्शन पे देखूं या टीवी पे बहुत छोटा था तब से देखता था कि 8 कवि बैठे हैं, कोई 1 या 2 कवित्री बैठी हैं। जी, वो स्थिति आज भी है, बदली नहीं जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी कमी क्यों है कवि सम्मेलनों में कवित्रियों की? ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है, लिखने वाली कवित्रियाँ बहुत हैं, लेकिन होता ये है कि बहुत कम लोग ऐसा होते हैं जो सामने आ पाते हैं, जिनका लेखन सामने आ पाता है। और आपने ये जो बात कही है बिल्कुल सही है कि मतलब ज़्यादा कवि रहते हैं मंच पर, कवित्री एक ही रहती है, और वो भी इस पर्पस के लिए रहती है कि है ना कि ये माना जाता था कि कवित्री देखने की चीज़ है, यानी एक सुदर्शन चेहरा मंच पर होना चाहिए, एक जो खाना पूर्ति जिसे कहते हैं, जिसपे मन संचालक, जिसपे बीच बीच में कोई फक्ति वाली कविता, शेर, तंज बात बात में कि हाँ भाई वो स्माइल है और दर्शक ताली बजाए। और वो क्या लिख रही हैं, क्या पढ़ रही हैं, इससे किसी को कोई वो फर्क नहीं पड़ता है, बस एक चेहरा उनको चाहिए होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं, आज आप जो बोल रहे हो, लेकिन आज परिस्थितियाँ बदली है, आज कवियत्री सम्मेलन भी होने लगे। अच्छा, बिल्कुल बेशक, और बल्कि इनका चलन ज़्यादा दिन दिन बढ़ता जा रहा है। वो सिर्फ कवित्री सम्मेलन होता है या आप लोग भी 8 कवित्रियों के बीच में एक कवि बुला लेती हैं कि ले आओ? नहीं, ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है। अच्छा, बीच में ऐसा भी हुआ था कि कवियत्री सम्मेलन में संचालन करने वाला कवि को बिठा दिया जाता था। तो हमें लगा कि वो भी क्यों, मतलब सारी कवियत्रियों को एक कवि संचालित करता है, इसकी भी क्या ज़रूरत है, जबकि कवियत्रियाँ अपने आप में समर्थ हैं, उनका लेखन इतना समर्थ है। जब एक कवियत्री अपना घर चला सकती है, एक महिला घर गृहस्थी चला सकती है, देश चला सकती है, समाज चला सकती है, तो वो मंच का कवि सम्मेलन क्यों नहीं कर सकती? वो मंच को भी बहुत अच्छे ढंग से संचालित कर सकती है, और बहुत सी कवियत्रियाँ ऐसी हैं मंच पर जो संचालन भी करती हैं जी। तो अब वो कवियों पर निर्भर नहीं है। ये अच्छी बात है, महिलाएं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये कभी कभी हम ये चीज़ सोचते हैं कि जिस तरह से 7-8 कवियों के बीच में एक कवित्री अपने आप को बड़ा असहाय सा महसूस करती है, पता नहीं कब उसको टारगेट करके कोई नोक-झोंक, कोई ऐसी बात कह दे जिसका जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो जाए। तो कई बार हम मजाक में ये चीज़ ज़रूर सोचते हैं कि मंच पे एक कवि को बिठा के उसको बताना चाहिए कि जब इतनी कवियत्रियों में अकेला कवि होता है तो हम जो उस वक्त महसूस करते हैं, तब आप कैसा महसूस करते हो? तब सब मिलकर उस पर अपने बौछार उस पर कर सकती हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा भी होना चाहिए। कविता जी से आप सभी का परिचय है, इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कोई औपचारिक परिचय नहीं कराया। दर्जनों किताबें इनकी आ चुकी हैं,
काव्य लिखने की ऐसी कोई विधा नहीं है जिसमें आपने अपनी रचना नहीं आपने प्रस्तुत नहीं की हो, गीत हो, गज़ल हो, कविता हो, और ऐसे भी बहुत नाम हैं जब मैं इनका प्रोफाइल पढ़ रहा था जो मुझे पता भी नहीं है कि ये भी होते हैं इस काव्य के इस जगत में। विभिन्न चैनलों पर देश विदेश के अंदर आपकी परफॉर्मेंस होती रही है। कविता जी, पहले आपसे कविता सुनते हैं, फिर मेरे इसी पहले सवाल से जुड़ा एक और सवाल मन में कौन रहा है, उस पर बाद में आऊँगा। जी ज़रूर। मैं सबसे पहले तो मैं क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ महिलाओं के हवाले से मैं कुछ बात यहाँ पर करूँ। आप देखते हैं कि कई बार स्त्री का जो स्वाभिमान होता है उसको अभिमान समझ लिया जाता है जी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। स्त्री का अपना स्वाभिमान होता है, उसका अपना व्यक्तित्व है, उसका अपना अस्तित्व है। तब मैं 4 मिसरे पढ़ा करती हूँ मंचों पर कि मेरी अना को जो मेरा गुरूर कहते हैं, अना स्वाभिमान को कहते हैं और रकीब कहते हैं दुश्मनों को, कि मेरी अना को जो मेरा गुरूर कहते हैं, गरज पड़े तो वही जी हुजूर कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह। मेरी अना को जो मेरा गुरूर कहते हैं, गरज पड़े तो वही जी हुजूर कहते हैं। और कोई तो बात है मुझ में कि मेरे बारे में मेरे रकीब भी कुछ तो ज़रूर कहते हैं, मेरे रकीब भी कुछ तो ज़रूर कहते हैं। और औरत के बारे में कहा जाता है कि वो ज़िद्दी होती है, वो अति महत्वाकांक्षी होती है कई बार, लेकिन ऐसा नहीं। आज की स्त्री क्या चाहती है, वो मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो पुरुष के बराबर का दर्जा चाहती है। बराबर का दर्जा तो उसका है, वो किसी चीज़ में कम नहीं है, लेकिन वो चाहती क्या है? वो ये चाहती है कि नए सांचे में ढलना चाहती हूँ, नियम सारे बदलना चाहती हूँ। क्या बात। स्त्री को ईश्वर ने वो ताकत दी है कि वो हर मुश्किलों का सामना हंसकर करती है और हर विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल ढालने की क्षमता उसमें होती है। तब मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी है कि नए सांच, वो चाहती क्या है? वो नहीं चाहती कि उसके सर पे बिठा के रखा जाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि उसको कमतर समझा जाए। वो चाहती क्या है कि नए सांचे में ढलना चाहती हूँ, नियम सारे बदलना चाहती हूँ और इरादों की अडिग चट्टान बनकर हवा का रुख बदलना चाहती हूँ, हवा का रुख बदलना चाहती हूँ। और अमित जी, वो ज़माना गया जब स्त्री को कमतर समझा जाता था। सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर एक गृहिणी का रोल ही वो घर में निभाती थी। सबकी खुशियों का, सबकी ज़रूरतों का ख्याल, सबकी सहूलियतों का ख्याल वो रखती थी। सिर्फ यहीं तक उसका कार्य क्षेत्र सीमित था। आज वो अपने घर की दहलीज से बाहर निकलकर बहुत बड़ा मुकाम उसने हासिल किया है और जीवन के हर क्षेत्र में उसने अपने आप को सिद्ध किया है, साबित किया है। चाहे वो देश हो, परिवार हो, समाज हो, राजनीति हो, हर जगह उसने अपने आप को प्रूव किया है। तब आज की औरत के हवाले से 4 पंक्तियां मैंने कही हैं कि सहमी सहमी भोर नहीं हूँ, कोमल कच्ची डोर नहीं हूँ। सहमी सहमी भोर नहीं हूँ, कोमल कच्ची डोर नहीं हूँ और कुछ जुमलों से डर जाऊंगी, इतनी भी कमज़ोर नहीं। बहुत तो बहुत। आज की स्त्री किसी मायने में ताकत देती आपकी पंक्ति है। कविता जी, मैं लेकिन कई बार जैसे जो आपसे अभी आपने आपकी पूरी कविता का जो चीज़ था, आज दौर आपने कहा कि दौर बदल गया है कि दहलीज में रहे, सिर्फ घर परिवार नहीं संभाल। मेरे ख्याल से आज पुरुष भी इस मामले में उनका साथ दे रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं आगे कि नहीं भैया तुम घर से बाहर निकलो, दुनिया देखो। अरे बहुत सी जगह जहाँ शिक्षा की कमी है वहाँ आज भी लाने की जरूरत है, लेकिन आज उनको भी ये बधाई देनी पड़ेगी, सोच तो बदल रही है। सोच बिल्कुल बदल रही है और ये संभव हो ही नहीं सकता कि अकेला, जैसे हम बोलते हैं ना कि पति पत्नी स्त्री पुरुष एक रथ के 2 पहिए होते हैं, तो एक पहिया भी अगर ऊंचा नीचा है तो वो संतुलन बिगड़ जाता है। तो एक दूसरे के सपोर्ट के बिना, सहयोग के बिना कोई भी अपने मुकाम को हासिल नहीं कर सकता, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पुरुष भी कुछ करने जाएगा और उसको अगर परिवार में सुकून नहीं मिले, पत्नी की तरफ से सहयोग न मिले, तो कहीं वो भी अपने आप को अधूरा, असहाय महसूस करता है। वो जहाँ भी काम करता है अपना 100% नहीं दे सकता है। वही चीज़ स्त्री के साथ भी आती है। स्त्री को भी पुरुष का सहयोग, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसीलिए दोनों को एक दूसरे को सहयोग करने की ज़रूरत है और आज इस चीज़ को दोनों समझ रहे हैं और उसको बैलेंस करके चल रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। आपका लेखन की ओर कैसे आना हुआ कि हाँ भाई इस साहित्य जगत से जुड़ना कैसे हुआ? मेरा तो इसको चमत्कार तो क्या कहेंगे, एक घटना, दुर्घटना तो नहीं कहूँगी लेकिन एक घटना थी जो घटनी थी वो घटी।
मैं उस समय 13 वर्ष की उम्र थी मेरी, और मैं 10th क्लास में पढ़ती थी। जी। तो हमारे स्कूल की तरफ से एक मैं उदयपुर से मेरी सारी पढ़ाई हुई है, तो वहाँ एक स्कूल में प्रतिस्पर्धा थी, वो प्रतियोगिताएं होती है, तो उसमें कविता प्रतियोगिता भी थी, समस्या पूर्ति प्रतियोगिता। तो हमारे स्कूल से जिन लड़कियों को जाना था वो एक उसमें से अनुपस्थित थी। तो मेरी, क्योंकि हिंदी बहुत अच्छी थी, मेरी शैली अच्छी थी, मेरा व्याकरण बहुत शुद्ध हुआ करता था, तो हमारे जो हिंदी के सर थे उन्होंने मुझे अचानक से बोला कि चलो चलना है। उनको ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ लिख आएगी तो वो मुझे लेके गए थे। उदयपुर का एक RMV स्कूल है, वहाँ हम लोग गए थे। तो वो लाइफ में पहली बार, मुझे पता नहीं था कविता क्या, कोर्स में हम पढ़ते थे पाठ्यक्रम में जो होती थी, लेकिन कैसे लिखी जाती क्या है, 13 साल की उम्र में इतना कोई अनुभव होता नहीं और ना इतनी सोच आपकी विस्तृत होती है। तो वहाँ हमें एक विषय दिया गया था कि नीलम के थाल में मोती से बिखरे हैं। अच्छा। तो मेरे पास तो कलम भी नहीं था, तो कलम भी मुझे सर ने अपना उधार दिया और मैंने उस पर विषय लिखा। और भी उसमें 20-25 लड़कियां थी अलग अलग स्कूलों से आई हुई। तो मुझे ऐसा लगा शायद हमें बताया जाएगा कि कविता कैसे लिखी जाती है, कैसे शुरुआत की जाती है। तो मैं अपना बैठी रही पेपर पेन लेकर के। फिर जब मुझे हमारी जो मैडम थी उन्होंने बोला कि तुम बैठी क्यों हो, लिखो कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा मैडम अभी लिखनी है। बोले हाँ अभी लिखनी है। तो इतने में किसी लड़की ने पूछा कि मैडम कितनी पंक्तियाँ लिखें, तो उन्होंने बोला कि कम से कम 4 पंक्तियाँ तो लिखो, वरना कविता की तो कोई सीमा नहीं होती है। तब कुछ समझ में आया कि अभी लिखना है। तो फिर उसके बाद मैं कुछ सोचने लगी, मुझे खुद पता नहीं, खुद ब खुद, जैसे कोई, मैंने बताया ना कि अचानक से कोई चीज़ घटती है, तो मैंने पता नहीं क्या सरस्वती आके दिमाग में बैठ गई, क्या हुआ, मैंने एक गीत लिखा। ये मुझे पता था कि तुकांत का उसमें वो रहता है। मैंने गीत लिखा, उसके मैंने 10 छंद लिख डाले। पहली बार, पहली कविता, मुझे लगा एक गीत लिखना है। और उस गीत में मैंने ये, मुझे पता है कि मैंने 5 पेज भरे थे, हर पेज पे 2 बंद थे, ऐसे करके एक गीत मैंने वो लिखा था। और ये एक संयोग था कि उसको प्रथम पुरस्कार मिल गया। क्या याद है आपको? वो मुझे नहीं याद है, मतलब दुर्भाग्यवश, क्योंकि उस उम्र में इतनी अक्ल भी नहीं थी कि उसको। अच्छा ये भी था कि मुझे बताया गया कि वो जो कविता थी वो एग्जीबिशन में भी लगाई गई। अच्छा। हाँ, और तभी भी ये मुझे नहीं समझ आई कि वो पहली कविता आपके लिए संग्रहणीय होती है, लाइफ की पहली कविता है। 20 साल वो बाद में पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तब वो शहर छूट गया, वो स्कूल छूट गया, सब कुछ छूट गया। और उसके बाद तो इतने पुराने रिकॉर्ड में तो वो कविताएं रहती भी नहीं है। लेकिन वो चीज़ जो घटी उसके बाद ये था कि आकाशवाणी उदयपुर से मेरे स्कूल में इंटरव्यू के लिए आए थे जो भी बच्चे विनर्स थे अलग अलग प्रतियोगिताओं में। तो उसमें मेरा भी उन्होंने इंटरव्यू लिया था कि आपने कैसे लिखी, क्या लिखी। तो बताया मैंने। तो मुझे फिर ये कहा गया कि अब आप लिखना मत छोड़ना, भले 4 पंक्तियाँ लिखो लेकिन रोज़ लिखो, और जब तुम कॉलेज में आ जाओगी तो हम तुम्हें आकाशवाणी में युवाणी कार्यक्रम में बुलाएंगे। वो चीज़ याद था। और मेरी एक बहुत अंतरंग सखी थी, उसने मुझे एक डायरी भी भेंट करी कि तू इसमें कविताएं लिखना। तो बस वो निरंतर लिखना वहाँ से शुरू हो गया। फिर जब मैं कॉलेज में आई, मैंने उनसे सर से संपर्क किया, आकाशवाणी उदयपुर में गई, और उसके बाद फिर निरंतर वहाँ से मेरा कविता पाठ प्रसारित होता रहा। और वहीं से फिर मैंने पहला, आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने जो ज़िंदगी का पहला कवि सम्मेलन पढ़ा वो राजस्थान पत्रिका का कवि सम्मेलन था। क्या बात है। इतने लंबे सफरनामे में आपके साथ हुआ कभी आपको बुरा लगा हो कि यार ये क्या है, मेरी रचना को नहीं सुन रहे, मैं इस सारी छींटाकशियां जो अपन बात कर ही रहे थे, आपके साथ ऐसा कोई अनुभव हुआ जो बुरा लगा? देखिए, मैं जब मंचों पर नई आई थी, पहली बात तो मेरा विवाह जब तक नहीं हुआ था, मैं अपने शहर से बाहर के कवि सम्मेलनों में कभी गई नहीं। जब मेरा विवाह हो चुका उसके बाद में मैंने बाहर जाना शुरू किया। परिवार का कोई न कोई सदस्य मेरे साथ रहता था। उसके बाद जब मैं नई मंचों पर आई थी तो वाकई मतलब मुझे तो यही पता था कि जाना है मंच से अपनी कविता पढ़नी है, अगर अच्छी लगी तो लोग वाह वाह करेंगे और नहीं लगी तो अगली बार पता नहीं बुलाएंगे, नहीं डर। हाँ, बस यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बुलाएंगे और क्या, हमें अपना काम करना है। तो इतना ही मेरे को था, बस ये था कि ये कोशिश करनी है कि हम अपनी कविता को अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकें। तो पहले तो मैं थोड़ी गंभीर कविताएं ज़्यादा पढ़ती थी, गज़लें, जैसे मैंने कहा उर्दू का असर ज़्यादा था उसमें। फिर मुझे किसी ने बताया कि अगर आपको लोगों के साथ जुड़ना है, पब्लिक में सुनाना है, आम पब्लिक में, तो अपनी भाषा को थोड़ा सरल करिए। तो ये चीज़ मेरे समझ में आ गई कि इतनी गहरी उर्दू कोई समझता नहीं, और ऑडियंस में कूली से लेकर कुलपति तक सारे लोग होते हैं, तो हमें कुछ ऐसा सुनाना होता है जो सबकी समझ में आए।
तो मैंने कुछ ऐसा सामग्री मैंने तैयार भी की मंच के लिहाज से कि जो आसान भाषा में हो और लोगों के सीधा दिल तक उतरे पहुँचे। तो ये जो आप बता रहे हैं कि मंच पर शुरू में ऐसा होता था कि एक कवियत्री मंच पे है तो सबका वो टारगेट होती थी कि कुछ ना कुछ इसके माध्यम से कोई बात कही जाए। तो जब मैं पहले मुझे थोड़ा अजीब लगता था कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, या मुझे ऐसा जबकि मैं बड़ी शालीनता के साथ बैठी हूँ, ना किसी से मेरा मतलब इतना संवाद मेरा हो रहा है, जो लोग मुझे जानते नहीं वो मेरे बारे में कुछ ऐसा बोलें। तो शुरू में मुझे, जब मैं नई थी तो मुझे इन कायदों का पता नहीं था कि मंच पर यह आम बात होती है, लेकिन मैंने उसका विरोध किया पहले दिन से। अच्छा। और मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन देश के बड़े बड़े कवि थे जो सिर्फ मंच तक ही उनका वो रहता था, उसके बाद में सम्मान सब लोग आपस में एक परिवार की तरह हम लोग रहते थे। लेकिन मुझे ये तकलीफ़ होती थी कि मंच से जो बात जा रही है वो सार्वजनिक जा रही है, और जो इतने सारे लोग हैं उनको ये पता नहीं कि मंच के बाहर इनका क्या रिश्ता है, या कितना ये लोग एक दूसरे को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, स्नेह करते हैं। लेकिन मंच पर जो कुछ वो देखते हैं वो उसी को सच मान लेते हैं। और मुझे ये था कि मुझे ये चीज़ मेरे लिए असहनीय थी कि कोई मेरे बारे में कुछ गलत बोले, सोचे या सुने, या लोगों में ये मैसेज जाए कि मतलब मैं कवियत्री के रूप में नहीं हूँ, सिर्फ मंच की शोभा के रूप में हूँ। तो ये चीज़ मैंने पहले दिन से बर्दाश्त नहीं की। तो मैंने इस चीज़ का विरोध किया। अगर संचालक ने कभी कुछ कहा तो मैंने उसका बाकायदा माइक से विरोध किया, और उसका हुआ मुझे फ़ायदा ये हुआ कि jैसे मैंने किसी एक को जवाब दिया तो मंच पर बाकी जितने भी लोग बैठे हैं उनको सबको मेरा किरदार पता लग गया। बातें करते करते पता ही नहीं चला, समय बहुत जल्दी से भाग रहा है। कुछ सुनना चाहेंगे आपसे? जी बेशक। मैं नारी के हवाले से एक गज़ल के कुछ शेर हाजिर करती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि स्त्री को एक वस्तु समझा जाता है, एक टूल आज के समाज में समझा जाता है। हम कई ऐसे किस्से कहानियाँ सुनते हैं, बच्चियों के साथ क्या घटनाएं हो रही है, लगातार हो रहा है, बिल्कुल बहुत सालता है। बहुत तकलीफ़ होती है मन में कि जब स्त्री को सिर्फ एक वस्तु समझा जाता है, एक उपयोग का सामान समझा जाता है। तब मैं क्या कहती हूँ, कि स्त्री क्या कहती है, उस पीड़ा को मैं कहना चाहती हूँ कि मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझ में। मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझ में। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझ में। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझ में। और क्या क्या है कि हुस्न है, रंग है, खुशबू है, अदा है मुझ में। हुस्न है, रंग है, खुशबू है, अदा है मुझ में। मैं मोहब्बत हूँ, इबादत हूँ, वफा है मुझ में। मैं मोहब्बत हूँ, इबादत हूँ, वफा है मुझ में। और ये शेर सुनिएगा, अक्सर महिलाओं को ये सुनने को मिलता है कि मैं मोहब्बत हूँ, इबादत हूँ, वफा है मुझ में। और कितनी आसानी से कहते हो कि क्या है तुझ में। कितनी आसानी से कहते हो कि क्या है तुझ में। कितनी आसानी से कहते हो कि क्या है तुझ में। ज़ब्त है, सब्र, सदाकत है, अना है मुझ में। उसको सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है कि ज़ब्त है, सब्र, सदाकत है, अना है मुझ में। और शेर पढ़ती हूँ, देखिएगा कि मैं फ़कत जिस्म नहीं हूँ कि फ़ना हो जाऊँ। मैं फ़कत जिस्म नहीं हूँ कि फ़ना हो जाऊँ। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में। और मुझको करता है खबरदार खता से पहले। मुझको करता है खबरदार खता से पहले।
मुझको इतनी है तसल्ली कि खुदा है मुझ वाह जी, में, वाह वाह। मुझको इतनी है तसल्ली कि खुदा है मुझ में। और आखिरी पंक्तियां पढ़ती हूँ, देखिएगा कि दुश्मनों में भी मेरा जिक्र किरण है अक्सर, आहा, दुश्मनों में भी मेरा जिक्र किरण है अक्सर, दुश्मनों में भी मेरा जिक्र किरण है अक्सर। बात कोई तो जमाने से जुदा है आहा, मुझ में, वाह। बात कोई तो जमाने से जुदा है मुझ में, मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझ में, माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझ में। क्या बात है कविता जी। स्माइल एक आपकी जो है वो लगातार चेहरे पर रहती है। ये लगातार कवि सम्मेलन करने के कारण है कि ये शुरू से ही थी? नहीं नहीं, ये मेरा स्वभाव ही है। जी। और जो बात आपने नोटिस की है, ये बात मुझे बहुत से लोगों से सुनने को मिलती है एज ए कॉम्प्लीमेंट या जैसा जो भी माने आप। तो ये जो स्माइल आप देख रहे हैं, ये मेरा स्वभाव ही है। और मैं गंभीर बहुत ज़्यादा वक्त तक रह नहीं सकती। और मेरा अपना ये मानना भी है कि अगर आप मुस्कुराते हैं तो आपको देखकर ज़माना मुस्कुराता है। क्या बात है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है, इबादत है, पूजा है। आपकी वजह से अगर किसी के होठों पर स्माइल आती है, एक मुस्कुराहट आती है, तो ये अपने आप में मेरा एक शेर भी है, इसी पर मैं सुनाना चाहूँगी आपको कि स्माइल को लेके मैंने कहा है कि मैं अगर मैं मुस्कुराऊं तो ज़माना मुस्कुराता है। बहुत से लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि मतलब आपको देखकर हमें एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर आती है, अच्छा लगता है। तब मैंने ये शेर कहा था कि अगर मैं मुस्कुराऊं तो ज़माना मुस्कुराता है, किरण दिल मुफ्त में ही नेकियां कितनी कमाता है। क्या बात है। किरण दिल मुफ्त में ही नेकियां कितनी कमाता है। तो साहब, मुफ्त में नेकी अगर कमानी हो तो मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते रहने पे मैं भी एक शेर सुना देता हूँ। कल ही लिखा, बहुत अच्छा नहीं होगा, उस सारे कायदों में नहीं होगा, लेकिन एक कहते हैं बस कि हमारा भाव प्रेषित कर रहा हूँ। बेसुरा हूँ फिर भी गाता हूँ मैं, बेसुरा हूँ फिर भी गाता हूँ मैं, मुश्किल होती है तो मुस्कुराता हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। मुश्किलों में मुस्कुराना ही तो सबसे कठिन होता है। और अगर ये काम हम कर पाते हैं तो ये हमारी उपलब्धि है जी। अब वक्त बहुत कम रहा है कविता जी, चलते चलते कोई और आपका जो भी पसंदीदा गीत हो, गजल हो, शायरी हो, जो आप चाहें सुनाओ। मैं गांव का एक गीत सुनाना चाहती हूँ। हम लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। हर सारे गांव, मतलब शहर जो है मेट्रो सिटीज़ में उस कल्चर में परिवर्तित होते जा रहे हैं। मॉल कल्चर आ गया है। अपने जो सामाजिक वैल्यूज़ हैं, जो संस्कार हैं, वो हम भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं आपको गांव की स्मृति दिलाना चाहती हूँ, गांव की तरफ ले जाना चाहती हूँ, जो चीज़ हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। हम लोग प्रगति और तरक्की के लालच में शहरों की तरफ बढ़े हैं, लेकिन हमारे संस्कारों का अवमूल्यन हुआ। मूल आत्मा हमारी वहीं छूट गई। और कई बार जब गांव के लोग शहर जाते हैं तो न तो वो शहर के रहते हैं, न गांव के रहते हैं। तो ये भी एक अपने आप में बात है। तब मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, देखिएगा, गांव की सैर कराती हूँ आपको। कि तुम मेरे गांव की दोपहर देखना, रोशनी में धुला मेरा घर देखना, तुम मेरे गांव की दोपहर देखना। और बंद देखिएगा, आप इसे गज़लनुमा गीत कह सकते हैं। सुनिएगा कि वो उधर देखना खेत का जोतना, और चहकता सपन घट इधर देखना, वो उधर देखना खेत का जोतना, और चहकता सपन घट इधर देखना, उड़ते आकाश में पंछियों की झलक, पानी में तैरते जानवर देखना, डगमगाती हुई बैलगाड़ी के स्वर,
कच्ची पगडंडियों का सफर देखना, तुम मेरे गांव की दोपहर देखना। और बंद देखिएगा कि तितलियों को पकड़ती हुई लड़कियां धूप में और जाए निखर देखना। मतलब इतना निश्चल और भोलापन होता था कि लड़कियां कब किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करती थी पता ही नहीं चलता था उनको। कि तितलियों को पकड़ती हुई लड़कियां धूप में और जाए निखर देखना, चूड़ियों की खनक पायलों की छनक, राह तकती पिया की नजर देखना। और पंक्तियां देखिएगा कि घूंघटों में छुपे अनगिनत चांद, और असली सौंदर्य जो है तो वो वही है। शहरों में तो आप ब्यूटी पार्लर में महिलाएं जाती कौन है और बाहर कौन निकल के आता है पता ही नहीं चलता है। वहाँ का सौंदर्य जो होता है वो नैसर्गिक सौंदर्य होता है। कि घूंघटों में छुपे अनगिनत चांद हैं, और घूंघटों में छुपे अनगिनत चांद, और वो पसीने में तन तरबतर देखना, तुम मेरे गांव की दोपहर देखना। और एक गांव का दृश्य साकार करती हूँ, देखिएगा कि वो बुजुर्गों की चौपाल बरगद तले, घर में महिलाओं की खटपटर देखना। वो बुजुर्गों की चौपाल बरगद तले, घर में महिलाओं की खटपटर देखना, धूप में खेलते बच्चों की टोलियां कैसे काटेंगी अपनी उम्र देखना। और जिससे गांव की खास पहचान है वो देखिए कि मक्की की रोटियां चटनियां आम की, चटनियां आम की, मक्की की रोटियां चटनियां आम की, प्याज का स्वाद तुम खास कर देखना, तुम मेरे गांव की दोपहर देखना। और आखिरी बंद पढ़ती हूँ और शहर को एक संदेश भी दूंगी इसमें, देखिएगा कितनी शक्ति है बापू के आशीष में, क्या है माँ की दुआ का असर देखना। गांव में आज भी बच्चे या इवन बड़े जब बाहर घर से बाहर जाते हैं या जिस भी वजह से, लेकिन माँ बाप के चरण स्पर्श करके उनकी दुआएं लेके जाते हैं। जबकि शहरों में हाय हेलो की परंपरा है। तब कहती हूँ कि कितनी शक्ति है बापू के आशीष में, क्या है माँ की दुआ का असर देखना। और शहर वालों से कह रही हूँ कि बांट कर शहरीपन अपना गाँवों के संग, कैसे होती यहाँ है बसर देखना। और ये दो पंक्तियाँ आपकी दाद चाहती हैं, सुनिएगा कि ऐ किरण, किरण मेरा उपनाम है तखल्लुस से, कि ऐ किरण देख कर गाँव की मस्तियाँ, गाँव की मस्तियाँ, ऐ किरण देख कर गाँव की मस्तियाँ, जल ही जाएगा तेरा शहर देखना, तुम मेरे गाँव की दोपहर देखना। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। वास्तव में जो लोग ये प्रोग्राम शहर में बैठ के देख रहे हैं उन्होंने जलता हुआ महसूस किया होगा इस शहर को। चलिए अब इस बहाने एक दिन गांव की ओर चलते हैं, जो सैर कराई किरण जी ने उस गांव को एक दिन जीकर आते हैं। कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त हो गया। आपका बहुत बहुत आभार, आपने वक्त निकाला किरण जी, आप आई फालना से। दर्शकों से चलते चलते वही कहना चाहूँगा जो हर बार कहता हूँ, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, अजनबियों की मदद करते रहना, ताकि ये दुनिया खूबसूरत बनी रहे। नमस्कार।